बहुत स्वागत। 5 की आज देख रहे हैं आप और कवर्धा को लेकर आज चर्चा। कवर्धा में झंडे को लेकर विवाद हुआ। विवाद नहीं हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। और क्या सिर्फ हंगामा हुआ, कतई नहीं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई। इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। इस बवाल ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। लेकिन एक और बड़ा सवाल कि क्या हर चीज पुलिस पर थोप कर अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जा सकता है? पहले रिपोर्ट देखिए। यहाँ पूजा पाठ में बैठा लो है, दूसरे को बैठाओ आप। उपद्रव, हंगामा, पत्थरबाजी, लाठियां लेकर सड़क पर उतरे लोग। ये तस्वीरें कवर्धा की हैं। झंडे को लेकर यहां दो पक्षों में विवाद हुआ था और इस विवाद में जोरदार हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि ग्राम हरमो में झंडे को लेकर विवाद के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। इसके बाद पार्टी के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एसपी, एडिशनल एसपी को भी चोट आई। कवर्धा की पुलिस और पुलिस की व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है, ये इसका नज़ारा दिख रहा है। छोटे छोटे विवाद में बड़ा स्वरूप ले लेता है, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है। अभी जो घटना हुई है उसमें भी ध्वज को लेकर विवाद, ये छोटे छोटे मामले सेंसिटिव मामले होते हैं। गोंडवाना गणतंत्र परिषद का हो या अन्य समाज के लोगों का हो, उनके ध्वज का इज्जत और सम्मान रखना चाहिए। और ये पूर्वानुमान लगाने में कवर्धा की पुलिस असफल रही है। ऐसी घटना को पहले से ही सचेत होकर काम करना चाहिए। बोरमदेव थाना इलाके के हरमो गांव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था। इस पर गांव के लोगों को ऐतराज था। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर सिर्फ पूजा पाठ वाला झंडा होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा हटा दिया गया। तब भी पार्टी के लोगों ने गाँव वालों का विरोध किया था। इसके बाद समाज के धर्मगुरु के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस से भी शिकायत की गई। उस दौरान भी पार्टी के लोगों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात कही थी। जब ये आयोजन किया गया था तो आज भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया कि उसका दोनों पक्ष को बैठक करके इसका कोई समाधान का रास्ता निकाला जाए, परंतु उस पर बैठक के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में सभा के बाद में वहाँ से हरमो के लिए लोग रवाना हुए। बीच में जो बैरिकेड लगाई गई थी पुलिस के द्वारा, उसको तोड़ा गया। जब मौके पर यहाँ उपस्थित वापस गाड़ियों में भर भर के आए तो लगभग 400-500 के आसपास संख्या रहे होंगे। जो बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उस बैरिकेड को तोड़फोड़ किया गया। बाद में जो वहाँ पुलिस बल तैनात था उनके ऊपर लाठी डंडे से और झंडे के साथ में लगाए हुए डंडे से प्रहार किया गया। दूर से पत्थर फेंक करके भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस बवाल ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। झंडे को लेकर विवाद में पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हंगामा हुआ और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बहुत खास है कवर्धा, जिसे आप कवर्धा के नाम से जानते हैं। कबीर धाम उसे कहा जाता है। कबीर पंथ के 4 बड़े आचार्य यहां से हुए। 2 दिग्गज नेता यहां से आते हैं। उसके बावजूद भी झंडा, डंडा और हंगामा, विवाद अब यहां की पहचान बनता जा रहा है। बहरहाल बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमुड़े, बीजेपी नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा पहले सत्य प्रकाश जी आपसे, कवर्धा निशाने पर क्यों और स्थितियां बिगड़ क्यों रही? सत्य प्रकाश जी। ललित जी, कवर्धा जो है पिछले साल में ऐसी घटना हुई थी, उसमें अभिषेक सिंह जी का, जो रमन सिंह जी के सुपुत्र हैं और सांसद, उनका भी बयान आया था जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ था। पर देखिए, कवर्धा जो है सही में थोड़ी सी वीआईपी सीट हो जाती है, जैसा भी आपने पहले ही बोला था। मगर आप अभी जो हालात जो कल परसों हुआ है मामला, उसमें देखिए थोड़ी समझने वाली बात, वो एक सामाजिक माहौल था। मंदिर है जहाँ पे समाज का मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। हर कोई समाज चाहता है कि उस मंदिर के ऊपर हमारे समाज का झंडा लगे। वो कोई भी समाज हो, आपका मेरा, किसी को समाज चाहता नहीं कि राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप करे। वो कोई नहीं चाहता कि राजनीतिक दल यहाँ पे झंडा लगाए। तो उसको लेकर ही मामला बहुत बिगड़ा। मगर पुलिस यहाँ बहुत सख्त थी। पुलिस ने थोड़ी अपनी संजीदगी दिखाई। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया कि बातचीत करके हल निकाला जाए। देखिए, एक बार नहीं 2 बार बुलाया गया, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है वहां के, वो नहीं है। 2 बार बुलाया गया, वो नहीं है। पुलिस चाहती थी कि ये बात चीज करके सुलझा लिया जाए, मगर नहीं है।
उसके बावजूद पुलिस तक थी, पुलिस तैयार थी, उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, सब चीज तैयारी थी कि कहीं माहौल बिगड़ेगा, उसके लिए पूरी पुलिस तैयार थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उग्र आंदोलन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, मगर फिर भी पुलिस ने एक संजीदगी दिखाई, कार्रवाई की है। आंसू गैस के अनियंत्रित जब सिचुएशन हो गया तो आंसू गैस गोले छोड़े गए। उसके बाद अभी जो मेरे पास जो खबर आई है, मेरे पास ये है कि 200 के आसपास की गिरफ्तारी हुई है वहां लोगों की। अभी स्थिति जो नियंत्रण में, पुलिस वहां पे पूरी तैनात है, पुलिस स्थिति नियंत्रण में है, अभी वहां पे हालात ऐसे कुछ नहीं है। मगर पुलिस जो हम लोग की छत्तीसगढ़ पुलिस की मैं बात करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि इतना माहौल वहां बिगड़ने नहीं दिया। हो सकता था और भी ज्यादा कुछ बड़ी घटना हो जाती, जिस टाइप से वो आंदोलन कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, तो उस तरफ से और भी अप्रिय घटना हो सकती थी। मगर पुलिस की संजीदगी की वजह से, पुलिस की वहां तैयारी की वजह से ऐसा हुआ कि ये इतनी ज्यादा बड़ी घटना नहीं हो पाई। जी जी जी, ठीक है सत्य प्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने कानून व्यवस्था को लेकर भी बात की, पुलिस की जो संजीदगी थी उसे लेकर भी बात की। उमेश जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। कवर्धा में एक बार फिर इस तरह का घटनाक्रम। जी देखिए, बड़ा दुख का विषय है और आप इतने प्रबुद्ध एंकर हैं और आपको इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा कि कवर्धा में एक बार फिर। इस बात को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में दुख है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ कहां चला गया जो एक शांति के टापू के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। विश्व में एक ख्याति थी छत्तीसगढ़ की। इस छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू है, और आज जिस प्रकार से कवर्धा के अंदर में फिर से इस प्रकार की एक घटना घटित होती है, इसको देखते हुए मुझको और भी कुछ घटनाएं याद आ रही है। अगर मैं बीते वर्ष कवर्धा की बात करूं, 3 अक्टूबर 2021 की घटना की बात करूं, तो किस प्रकार से वो घटनाक्रम हुआ और किस प्रकार से पुलिस की और कानून व्यवस्था की भूमिका रही और किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, हमने आपने तमाम लोगों ने देखा है। और उसके बाद अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूं, तो नारायणपुर के अंदर में किस प्रकार की घटना घट जाती है, किस प्रकार की हिंसा की स्थिति निर्मित होती है, एसपी का सर फट जाता है। अगर मैं बात करूं बीते दिनों 2 महीने पहले गरियाबंद के अंदर में, तो किस प्रकार से पुलिस पार्टी के ऊपर हमला होता है, धान खरीदी केंद्र को लेकर के आंदोलन कर रहे ग्रामीण और पुलिस के बीच में इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। अगर कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो दुर्ग क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार की एक घटना और घटित हुई थी, जिसमें पुलिस पार्टी के लोग घायल हुए थे। ये क्या हो गया है मेरे छत्तीसगढ़ को? और जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई है, 14 फरवरी की यह घटना बताई जा रही है, आपके प्रोमो में भी मैं सुन रहा था, तो क्या कहीं कानून व्यवस्था पुलिस की तरफ से कहीं कोई चूक हुई, ऐसा प्रतीत नहीं होता क्या? जैसे ही मैं इस 14 फरवरी की घटना को सुना, तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में सहज ही आ गए। और उस 14 फरवरी की घटना के बाद जो दूसरा पक्ष है, उसने 15 फरवरी और 20 फरवरी को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और 23 फरवरी को पुतला जला करके आंदोलन भी किया। और 3 मार्च यानी कि शुक्रवार, जिस दिन की यह हिंसा की घटना हुई, उस दिन को आंदोलन की चेतावनी दी। क्या पुलिस प्रशासन समय रहते इस विवाद को सुलझा सकता था क्या? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो छोटी छोटी घटनाएं कवर्धा के क्षेत्र में होती है, जो आपसी सुलह से पुलिस प्रशासन के लोग उसमें बातचीत का रास्ता निकाल करके सुलह कराने का प्रयास कर सकते हैं? जी उमेश जी, सत्य प्रकाश जी यही बता रहे हैं कि पुलिस ने 2-3 बार इस तरह की कोशिश की, एक पक्ष आया नहीं, एक पक्ष के तरफ से जो नुमाइंदे थे वो नहीं पहुंच पाए। सवाल यह है कि अगर पुलिस नहीं करवा पा रही थी, पुलिस जो कर रही थी, राजनेताओं की भी तो जिम्मेदारी है। आपका तो बड़ा लगाव है, बीजेपी का तो बड़ा लगाव है कवर्धा से, आप भी जानते हैं उमेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें आप पुलिस और ये तमाम तरह के विषय और तमाम राजनीतिक दल, अगर आप हमारी बात करें, हमने पिछले बार भी कहा था कवर्धा के वक्त में, और जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की गई, हमने नारायणपुर के मामले में पहले ही चेताया था। जहां माहौल खराब होता है वो भारतीय जनता पार्टी रहती है। आप सुन लीजिए ना सर, मैं थोड़ा बोल नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं सत्य प्रकाश जी, एक बार उमेश जी को सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी, प्लीज। उमेश जी हो जाए, आपके प्रशासनिक अधिकारी पत्र लिखते हैं, नारायणपुर के मामले में कह रहा हूं मैं, आपके एसपी पत्र लिखते हैं, सरकार संज्ञान नहीं लेती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हम तो छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं, और हमारी जहां आवश्यकता होगी हम तो जाकर के शांति के लिए पहल करने के लिए, और जहां हमारी आवश्यकता है सरकार का, हम तो जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीते दिनों में जब कवर्धा के अंदर हमारे नेता अजय चंद्राकर जी
और हमारे नेता शिवरतन शर्मा जी जा रहे थे तो इनकी ही पुलिस ने रास्ते में उनको रोक करके रखा था। तो ये दोहरा चरित्र दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की आबोहवा इस प्रकार से होगी, छत्तीसगढ़ जलेगा और ये ऐसे संवेदनशील विषय में राजनीति करेंगे तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ नहीं चलने वाला है साहब। हमको वही ये बड़े हैरत की बात है, आप शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं और उसमें फिर जो आपके सांसद हैं वो उसमें आरोपी वो भी एक पार्टी निकल कर आते हैं, एफआईआर उनके खिलाफ होती है। आगे क्या होता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। उमेश जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। हाँ सत्य प्रकाश जी प्लीज, उमेश जी आ रहा हूं आपके पास, सत्य प्रकाश जी प्लीज। हाँ ललित जी देखिए, इन्होंने बहुत सारे गिना दिए मगर इन्होंने ये नहीं गिनाया जो पिछले साल कवर्धा की बात की उसमें अभिषेक सिंह जी का इनके पार्टी के सुपुत्र मैं तो बोलूंगा उनके बयान की वजह से क्या माहौल बिगड़ा था। इन्होंने ये नारायणपुर की घटना तो बता दी मगर ये नहीं पता कि उसके जिला अध्यक्ष इनका गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। इन्होंने फिर उसका दूसरे को मामला भी बताया, उसमें भी इनके जिला उपाध्यक्ष वहां के गिरफ्तार हुए, ये भी नहीं बताया। तो ये दुर्ग की बात कर रहे थे, जो दुर्ग में भी मामला हुआ उसमें भी वहां के इनके मंडल के अध्यक्ष जो है वो उसमें उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो ये भी थोड़ा साथ में बता दे कि साथ में इनके बीजेपी के नेता क्यों संलिप्त होते हैं, जहां माहौल खराब होता है वहां पे यही क्यों आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ ललित जी, आप इतने बड़े पत्रकार, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको मालूम है जैसे चुनाव जैसे आएगा भाजपा ऐसे कारनामे करवाएगी। ये इनका काम यही है कि किसी तरह से माहौल खराब करे, किसी तरह से पोलराइजेशन करे, लोगों से लड़ाए, बीच में जाति के दर। ये चुनाव की राजनीति सिर्फ करना चाहते हैं। ये बात सही है, देखिए इस पर जवाब लिया जाएगा उमेश जी से कि जब चुनाव आता है तो मालूम है कि चुनाव है या जहां माहौल खराब होता है वहां बीजेपी का नाम क्यों आता है। उमेश जी इसी सवाल के साथ आएंगे, लेकिन सत्य प्रकाश जी एक लाइन हाँ ठीक है बोलिए। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि हमारे नेताओं को रोक दिया गया। अरे इन्होंने तो हमारे सीएम को आसाम में रोक दिया था, एयरपोर्ट में धरना देना पड़ेगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोक दिया था। इससे बड़ी और क्या वो बोलेंगे कानून व्यवस्था के बाद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि एयरपोर्ट में उनको धरना देना पड़ता है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना दिया जाता है। तो सबसे पहले अपने गिरबार में जाके कि ये क्या करते हैं दूसरों के खिलाफ, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे करते हैं। चलिए आपकी एक लाइन हो गई, बड़ी मारक लाइन आपने सीधे उत्तर प्रदेश से उठाई है। ठीक, सवाल मेरा ये कि वो ठीक है आपने उमेश जी की तमाम बातें सुनी और ये भी गिनाया कि इनकी संलिप्तता होती है, ये आते हैं। सवाल ये है कानून व्यवस्था तो आपकी जिम्मेदारी है। उमेश जी तो सिलसिलेवार गिना रहे ना, दुर्ग में हुआ, नारायणपुर में हुआ, कवर्धा में हुआ, आप लाख चाहे आरोप प्रत्यारोप करें, जिम्मेदारी आपको मिली है। हाँ ललित जी मैं बता रहा हूँ, आप इस पर मैं बोल रहा हूँ। देखिए मेरे पास एनसीआर भी डाटा है, देख लीजिए 60% जो कानून व्यवस्था इनके रमन सरकार के बाद से ठीक हुई है। आप बोलिए तो मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ। महिला सुरक्षा में पहले 60% थे, अब 50%। उसके रेप की घटनाएं में हम 2018 में 5वें पे थे, आज 11वें पे है। रेप की कोशिश 14वें पे थे, आज 16वें पे है। अपहरण 11वें पे थे, आज 14वें पे है। डकैती असंगठित अपराध 12वें पे थे, आज 16वें पे। ये मेरी और यह सरकार की रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी डाटा है जो केंद्र सरकार जारी करती है, इनके होम मिनिस्ट्री के अधीन में आता है। तो इस तरह जो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो एनसीआरबी के डाटा के सब कुछ दिखा रहा है। और ये एनसीआर डाटा ना हमारी कांग्रेस सरकार बना रही है, ना मैं बना रहा हूं, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस पार्टी यहाँ बना रही है, ये होम मिनिस्ट्री से रिलीज होता है। तो ये साफ दिखा रहा है कि क्या है यहाँ पे कानून व्यवस्था। अच्छा आपने एनसीआरबी के डाटा का जिक्र किया, एक पॉइंट और रहेगा, आऊंगा मैं आपके पास। उमेश जी आपको लगता है कोई पॉइंट मिल गया, प्लीज। देखिए इन्होंने जिक्र किया चुनाव का और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बने हैं, और मैं तो बड़ा आहत हूं, बहुत दुखी हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाहे नारायणपुर की बात करें, मेरे आदिवासी भाई आपस में वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी, एक दूसरे के साथ। अरे आपके नेता लोग अगर शांति से घर में रहेंगे तो माहौल ठीक रहेगा। आपके कार्यकर्ताओं को बोलो आराम से घर में बैठे तो माहौल खराब नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी वजह से ये होता है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से माहौल खराब होता है। छत्तीसगढ़ की शांत आबोहवा में ध्रुवीकरण का जहर घोलने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि 2018 के बाद से ऐसा हो रहा है? ये देखिए ना, 2018 के बाद से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग का फ्रस्ट्रेशन है, आप लोग सरकार नहीं आ पाई, आप बुरी तरह आ रहे हैं, 14 पे आ गए सिमट के, अब 4 पे जाइएगा आप इसी माहौल की वजह से। ये आप लोग का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, ये आप लोग का जो गुस्सा है वो निकल रहा है। उमेश जी थोड़ा सा इसको संभाल के रखिए फ्रस्ट्रेशन को, आने वाले चुनाव में फिर आपकी हार होगी, उसमें निकालिएगा उस फ्रस्ट्रेशन को। अभी थोड़ा संभाल के रखिए उस फ्रस्ट्रेशन को। ये सारा का सारा तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, जो आप लोग सरकार नहीं बन पाई, 14 पे सिमट गए है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के हालत बने हुए हैं, और इसीलिए जिस प्रकार की लापरवाही दिख रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। अरे कानून व्यवस्था आपके अमित शाह जी भेजे, आपके अमित शाह जी भेजे हमारी सरकार के पास एनसीआरबी डाटा, आपके अमित शाह जी का डाटा है ये, उस पर थोड़ा या फिर अभी
से पूछ लीजिए आपस में कहाँ से भेजे हो। इन वर्गों को आपस में बांटने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? मैं तो मांग करता हूं इसकी। अरे ये तो बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है। अच्छा उमेश जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। आप ये कह भी रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि जहां इस तरह के मामले आते हैं वहां बीजेपी का जिक्र क्यों आता है। एक नहीं, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। आखिर क्या वजह रही, प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा कहना पड़ा कि भाई किसी पंथ को लेकर आप ये बात मत करिए। मोहन भागवत के लगातार बयान आ रहे हैं सामने कि नहीं मुसलमान तो हमारे भाई हैं। आखिर ऐसी वजह होती क्या है, क्यों बोलना पड़ा उन्हें उमेश जी? भाई किसी को भाई बोलना क्या इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में? ललित जी चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव उमेश जी भाई बोलने में बहुत वक्त लग गया ना, इसलिए मैंने सवाल पूछा। चुनाव बहुत देर हुजूर, देर कर दी आते आते। तो लोग अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर देखिए मेरे सवाल नहीं, का भी आपको जवाब सुन देना रहे हैं पड़ेगा। उमेश जी, आपको सुन रहे हैं। प्लीज सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, प्लीज। हाँ उमेश जी कंटिन्यू। सर जवाब तो सुन लीजिए। और ये कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता है इनको भी थोड़ा सा आप बताइए कि ये बीच में इंटरप्ट ना करें। कवर्धा के अंदर में जिस प्रकार की स्थितियां बनी और जिस प्रकार से टारगेट करके, मैं तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर टारगेट करके एफआईआर दर्ज किया गया। आप आज भी उनको जिला बदर कर करके उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। किस प्रकार से थाने में घंटों घंटों बैठा करके उनको प्रताड़ित किया गया। नारायणपुर के मामले में हमारे नेता जाते हैं, केदार कश्यप सहित तमाम लोग जाते हैं जो कि वहां के पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। ये कह रहे थे शांति की बात। जब हम वहां जाते हैं शांति की बात करने के लिए तो वहां भी हमारे नेताओं को वहां की पुलिस जाने नहीं देती। उससे पहले लगातार 26 घंटे तक कलेक्ट्रेट का घेराव होता है, बार बार चेतावनी दी जाती है। लेकिन क्या कारण है कि ना तो नारायणपुर में समय रहते कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहले त्वरित कदम उठाए जाते हैं और ना ही कवर्धा के अंदर में 14 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में पहले कदम उठाए जाते हैं। आखिर क्या कारण है? मैं तो पूछता हूं कि पुलिस प्रशासन किसके दबाव में है जो त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? चलिए सत्यप्रकाश जी, ये जवाब रहेगा। ये बात है, शुरुआत में उमेश जी ने पूरी एक टाइमलाइन गिनाई है कि 14 फरवरी से किस तरीके से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। अगर ललित जी जैसे जी प्लीज, हाँ उमेश जी अब जवाब दोनों लेंगे, पक्ष को बुलाया था। अब जवाब लेंगे। उमेश भैया सुन लीजिए उमेश जी अब जवाब बताया था कि लेंगे। हाँ प्लीज दोनों सत्यप्रकाश पक्ष को बुलाया गया था, दोनों पक्ष को थाने बुलाया गया था, मगर एक पक्ष नहीं आया। पुलिस तो चाहती थी कि जब एक पक्ष नहीं आया तभी तो आपको समझ आ जाना चाहिए था ना सत्यप्रकाश जी। हाँ तो यहाँ समझाने की ज्यादा जरूरत है। एक पक्ष नहीं आया, नहीं ललित जी वही तो बोल रहा हूँ, एक पक्ष समझ नहीं आया तो समझ में आ गया, इसीलिए बैरिकेडिंग की गई, इसलिए वहां पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई, इसलिए वहां बैरिकेडिंग की गई तो पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस का साथ हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ आंदोलन ना हो सके या उग्र माहौल ना खराब हो या यहाँ के सामाजिक वातावरण ना खराब हो, इस वजह से। और दूसरी बात ललित जी, इन्होंने पुलिस की बात की है। देखिए रमन सिंह सरकार थी ना, रमन सिंह सरकार, वैसी पुलिस नहीं है यहाँ। भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पिताजी को थाने में बिठाया गया था। ये उनके हालात थे, पुलिस के ऊपर दबाव बना के विपक्षी दलों के नेताओं को थाने बिठाते थे। आज 4-4.5 साल में एक भी मामला बता दीजिए अगर राजनीतिक स्तर पे राजनीतिक द्वेष निकाल के अगर पुलिस ने ऐसे कोई कार्रवाई की हो विपक्षी नेताओं पे। पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारी सरकार कोई दबाव नहीं बनाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, अपने जांच करती है, उनको लगता है उसके खिलाफ एफआईआर करती है। हम ऐसे नहीं है। देखिए इनके नेता प्रतिपक्ष चंदेल जी के बेटे के ऊपर भी एफआईआर हुई है, तो हम किसी को नहीं करते, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। अगर चाहते तो ये नारायण चंदेल जी को उसको रुकवा देते, मगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर भी बेटे के ऊपर अगर एफआईआर हो सकती है तो सोचे पुलिस कैसे संवेदनशील है। अरे उमेश भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा शांत रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, एकदम कट कट के आ रही है। उमेश जी का सीधा आरोप है कि क्या पुलिस दबाव में है, और अगर है तो किसके दबाव में, ये वो दरअसल सवाल कर रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ललित जी वही मैं बोल रहा हूँ। पुलिस रमन सिंह सरकार में दबाव में थी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी उनके पिताजी और अभी ऐसे है कि पुलिस स्वतंत्र है। आप देखिए पुलिस एक 4-4.5 साल में कोई भी ऐसा केस जो राजनीतिक द्वेष के तहत निकाला गया हो, किसी विपक्षी दल के ऊपर एफआईआर की हो तो बता दीजिए। 4-4.5 साल में एक भी केस ऐसा नहीं है। पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस अपना काम करती है। नारायणपुर हो या वर्धा हो, इनके ही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इनके लोगों का नाम आता है। जब से माहौल 2018 इनकी सरकार नहीं बनी, स्टेशन में चल रहा है। पुलिस स्वतंत्र है,
अरे एनसीआरबी का डाटा सब बता रहा है कि पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस दबाव में होती तो पता नहीं कितने एफआईआर नहीं होते। अगर एनसीआरबी का डाटा सामने दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कम हुआ है, पुलिस रोज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी से लेकर के तमाम जगह अपराध पे अपराध, हत्या पे हत्या, लूट पे लूट, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। और ना जाने ये कौन सा डाटा लेकर के आ जाते हैं और कौन सा पाठ पढ़ के आते हैं कांग्रेस के नेता यहाँ पर। अपने नेताओं को समझाए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाए, ठीक। उसके बाद ये बात करें। एक प्रतिष्ठित चैनल हाँ, पे झूठ हाँ, बोलते रहते हैं। नहीं, ठीक। सत्यप्रकाश जी, उमेश जी, प्लीज। जवाब नहीं। अरे अभी अपन बहुत झगड़ा करेंगे भाई, बहुत सारे मौके आने वाले हैं। प्लीज सत्यप्रकाश जी, उमेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शोर के बीच कुछ सवाल अधूरे से रह गए, लेकिन ठीक है, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। कवर्धा का मसला, और शुरुआत में हमने कहा था कवर्धा यानी कबीर धाम। देखिए नजर तो लगी है, सवाल ये नहीं कि इसकी नजर लगी या उसकी नजर लगी, सवाल यह है कि नजर लगी और जिम्मेदारी भी फिर दोनों की बनती है। इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।